स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। श्री गुरु रविदास जी धर्मस्थान सिरसगढ़ का 21वां स्थापना दिवस, अमर शहीद श्री 108 रामानंद जी महाराज का 15वां शहीदी दिवस, सीएम नैप सिंह सैनी और परिवहन मंत्री ने टेका माथा। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया से की मुलाकात, आगामी चुनावों की रणनीतियों और तैयारियों पर हुई चर्चा। भाजपा की नाकामी घर घर पहुंचाने वाले हुड्डा के बयान पर बोली शिक्षा मंत्री, बापू बेटे के कारण कांग्रेस छोड़कर जा रहे उनके नेता। भाजपा पर आरोप लगाने से पहले अपनी नाकामी के बारे में बताएं हुड्डा। तो डाक विभाग की रक्षाबंधन के त्योहार को खास बनाने के लिए पहल, राखी को पहुंचाने के लिए अलग से बनाए गए खास लिफाफे पर बना है डाकघर का लोगो और राखी की आकृति। यमुनानगर में नेशनल हाईवे 344 का एक बड़ा हिस्सा जमीन में धंसा, हाईवे पर चल रहा ट्रक भी जमीन के कई फीट अंदर धंसा। टोल से कुछ दूरी पर हाईवे का एक बड़ा टुकड़ा भी धंसा। और अब खबरें विस्तार से। सिरसगढ़ मुलाना में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी धर्म स्थान सिरसगढ़ के 21वें स्थापना दिवस और श्री 108 संत श्री रामानंद जी महाराज के 15वें शहीदी दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी और परिवहन मंत्री सिम गोयल और निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने शीश नवाकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान संगत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने धर्म स्थान के लिए 21 लाख और परिवहन मंत्री सिम गोयल ने 11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने का ऐलान भी किया है। तो राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय बजट को चक्रव्यूह बताते हुए जातिगत जनगणना से उसे तोड़ने की बात कही और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नैप सिंह सैनी ने कहा कि पहले राहुल गांधी अपने घर की जनगणना करवाए कि उनके घर में कितने लोग हैं। ये तो सड़का गुरु रविदास जी आश्रम में महान संत रामानंद जी के आज उनका वो शहीदी दिवस के अवसर के ऊपर एक बड़ा समागम का ये कार्यक्रम था। वो इस प्रकार के संत रहे हैं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए देश और दुनिया में अपना जीवन लगाया है। ऐसे महान संत जो गुरु रविदास जी महाराज के दिखाए हुए मार्ग को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। आज मेरा सौभाग्य था कि आज उस अवसर के ऊपर यहाँ आने का मौका मिला है। ये आस्था का एक बड़ा केंद्र गुरु रविदास जी का ये आश्रम, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शीश नवाने के लिए आते हैं। आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। आज एक और भी विशेष दिन है। आज हमारे देश के क्रांतिकारी वीर शहीद उधम सिंह, उनका भी शहीदी दिवस है। उस कार्यक्रम के ऊपर भी मैं सिरसा के अंदर बाबा बुम्मन शाह जी महाराज के उस स्थान के ऊपर जहां भव्य तरीके से हजारों की संख्या में लोग ने उनके शहीदी दिवस को मनाया, वहां पर जाने का अवसर मिला है। तो दिल्ली में हरियाणा प्रदेश की प्रभारी और राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया से सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुलाकात की। मुलाकात में आगामी चुनावों की रणनीतियों और तैयारियों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गलियारा गरमाने लगा है। हरियाणा में जीत के दावों के साथ राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। तो अब कार्तिकेय शर्मा की सतीश पुनिया के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा झज्जर नेहरू कॉलेज पहुंचे। यहां पर उन्होंने जिला शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। तो सीमा त्रिखा ने इस मौके पर कहा कि सभी के सुझाव लिए गए और सभी के मन की बात को जाना गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर घर घर जाने वाले बयान के सवाल का जवाब देते हुए सीमा त्रिखा ने ये कहा कि भाजपा का हरियाणा में 3.25 करोड़ का परिवार है और उसमें भूपेंद्र हुड्डा और उसका परिवार भी शामिल है, जबकि कांग्रेस में सभी कहते हैं कि केवल बाप बेटा का ही परिवार है। मैंने तो आज तक इन्हीं के लिए सुना था कि वो सरकार निकम्मी है, वो हमने बदलनी है, तो जनता ने बदल दी। अब कौन सी नाकामी है भाई? नाकामी तो वो अपनी देखें कि अपनी पार्टी के लोग उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग ये नारा दे रहे हैं कि ये कांग्रेस को बाप बेटा खा गए। उन्हीं के पार्टी के लोग बोलते हैं कि किसी और को जगह नहीं।
तो हमने कहाँ बोलना है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का तो हिसाब ये है कि रात को आदमी सोया और सुबह पता चला कि वो मुख्यमंत्री के पद से रिज़ाइन कर रहे हैं आदरणीय मनोहर लाल जी, और उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी जी जगह ले रहे हैं। ये गुरु शिष्य का रिश्ता तो हो सकता है, पर पिता पुत्र का रिश्ता नहीं है। परिवारवाद है हमारा। हमारे परिवारवाद में हरियाणा के 3.25 करोड़ निवासी आते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा है आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी। हमारे ही परिवार का नायब सिंह सैनी परिवार का हिस्सा है आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और उनके परिवार में 2 ही लोग आते हैं। कैसे करेंगे? ये तो तालमेल नहीं खाता विचारों का। अंबाला के गांव धीन में खेल मंत्री संजय सिंह पहुंचे। संजय सिंह ने इस दौरान ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता सरबजोत के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें उनके बेटे द्वारा देश के लिए पदक जीतने पर बधाई भी दी। तो खेल मंत्री ने इस दौरान सरबजोत के लिए 2.5 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा भी की। खेल मंत्री के बाद रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी सरबजोत सिंह के घर पर बधाई देने पहुंचे और उन्होंने सरबजोत के पिता को सरबजोत की शानदार जीत पर बधाई दी। छोटे भाई सरबजोत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश का नाम जो रोशन किया इसके लिए, और मैं साथ साथ पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ कि परिवार का जो सहयोग उसके साथ रहा है, चाहे उसके पैसे की बात आई हो, चाहे समय की बात आई हो, परिवार ने पूरे उनका साथ दे करके उसको जो खेलने का जो मौका दिया, उसी के कारण आज सरबजोत हमारा जो एक अच्छा खिलाड़ी जिसका प्रदर्शन उसने बहुत अच्छा किया, उसी के नाते उन्होंने जो आज ब्रॉन्ज मेडल जो जीतने का काम किया है। मैं सरकार की जो हमारी नीति है, खेल नीति, उसके तहत हमारे भाई सरबजोत को 2.5 करोड़ रुपए जो हमारे ब्रॉन्ज मेडल पर जो दिए जाते हैं उसको सरकार बहुत जल्दी देगी। और इतना ही नहीं, हम उसको खेल नीति के तहत उसको नौकरी भी देने का हम काम करेंगे। और मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हुए ये उम्मीद करता हूं कि उस बच्चे का इसी प्रकार हौसला अफजाई करते रहें, जिससे आगे भी देश का नाम करे, प्रदेश का नाम करे। भारतीय डाक विभाग ने बहनों का रक्षाबंधन के त्योहार पर विशेष ध्यान रखते हुए एक सार्थक पहल की है। इसके लिए न केवल उनके रक्षा सूत्र अथवा राखी को पहुंचाने के लिए अलग से लिफाफे बनाए गए हैं और इन पर डाक घर को लोगो भी छापा गया है। राखी की आकृति बनी है और हैप्पी राखी लिखकर इसे आकर्षक लुक दिया गया है। इस पर बारिश या पानी का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसमें ना तो राखी गीली होगी और ना ही आसानी से फटेगा। तो इसे आम लिफाफे की अपेक्षा अधिक मजबूत बनाया गया है ताकि बहन द्वारा भेजा गया रक्षा सूत्र सुरक्षित उसके भाई तक पहुंच जाए। और इसके लिए डाक विभाग ने बहनों को ये लिफाफे लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना इसके भी प्रबंध किए हुए हैं। डाक विभाग ने जो इस बार किया है वो बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। जो इन्होंने वाटर प्रूफ लिफाफे जो बनाए हैं राखियां पहुंचाने के लिए बहनों की जो है भाइयों तक। और इसमें क्या होता था, जो पहले भी इन्होंने ये कदम उठाया था, इसमें क्या है ये राखियां जो है खराब हो जाती थी। तो अब वाटर प्रूफ लिफाफे जो बनाए हैं कि जो सेफ राखी जो है वो भाइयों तक पहुंच सके। ये बहुत अच्छी पहल की है डाक विभाग ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के दौरान हमारी राखियां खराब भी हो सकती हैं, या फिर कई बार हम कोई ऐसी चीज भी भेजते हैं उसमें गिफ्ट वगैरह, तो वो भी खराब हो जाए। तो इससे बहनों का प्यार भाइयों तक अच्छे से सुरक्षित पहुंच सकता है और ये रक्षाबंधन के लिए बहुत अच्छी पहल की गई है। रक्षाबंधन को लेकर हमारे जींद पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है, जो कि एक स्पेशल काउंटर भी लगाया गया है और पब्लिक को उसकी फैसिलिटी के लिए, ताकि क्या है टाइमली उनका काम हो जाए। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय डाक विभाग में स्पेशल राखी एनवलप आए हुए हैं, जिसके अंदर राखी डाल के पब्लिक अपना राखी भेज सकती है, कोई भी बहन अपने भाई को, ताकि क्या है वो वाटरप्रूफ है, पानी में भीगेगी नहीं। और जो राखी एनवलप है उसको भारतीय डाक विभाग कोशिश करेगा कि राखी तक सभी बहनों की भाइयों के पास पहुंच सके। स्पेशल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, तो जैसे छुट्टी आती है बीच में, उस छुट्टी के दौरान भी हम स्पेशल अरेंजमेंट करके उसकी डिलीवरी का प्रोविजन करें। यमुनानगर के गांव गुलेनपुरा के समीप नेशनल हाईवे नंबर 344 का एक बड़ा हिस्सा उस समय धंस गया जब हाईवे पर एक ट्रक सहारनपुर से अंबाला की तरफ आ रहा था। अचानक सड़क पर धंसते ही ट्रक भी सड़क के साथ ही जमीन में धंस गया। लगभग 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा हाईवे के बीचों बीच हो गया है। तो सड़क धंसने के पीछे का कारण जो है वो बरसात नहीं बल्कि हाईवे के नीचे डाला हुआ एक बड़ा पाइप बताया जा रहा है। चंडीगढ़ से देहरादून जाने वाला मार्ग 344 देर रात अचानक धंस गया।
हालांकि बरसात तो आई, लेकिन यहाँ बरसात का कोई कारण नहीं था। तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि लगभग 5 फुट नीचे ये धंस चुका है और पीछे जो ट्रक नज़र आ रहा है, ये ट्रक पूरे का पूरा इस हाईवे के अंदर समा गया था। क्रेनों से इस ट्रक को बाहर निकाला गया, लेकिन तस्वीर देखिए किस प्रकार का हालात है और कैसे ये ज़मीन जो है पूरी यहाँ धंस चुकी है। कुछ भाई साहब हाथ में सरिया लेकर खड़े हैं, बात करूँगा उनसे कि आखिर ऐसा क्यों, कैसे धंस गया ये और हाथ में क्या आपके? इसके नीचे ना राखी पड़ी है, यहाँ पानी इसके नीचे ने क्रॉसिंग होया है, जो पाइपलाइन पड़े वो सामने चमक रहा है जी, उसमें भी लीकेज है। अगर वो सही होता ना पड़े ठेकेदार का काम, ये आसान नहीं होता। दूसरा ये 40 फुट की लेंथ होती है जी सरिये की, जो इसमें पाई गई है। अगर ये भी 40 फुट की होती है ना, ये 1 फुट का टुकड़ा है, 1.5 फुट का। जैसे इधर धंस गया है, अभी परली साइड में भी काफी नीचे जो परली उसमें भी हादसा हो सकता है जी। ये तो हर मौके का कोई अधिकारी नहीं आया। 9 बज चुके हैं, ये रात का 2 बजे का हादसा हुआ है। बताओ, तो सुना आपने कि 2 बजे ये हादसा हुआ था, 9 बज चुके हैं, अभी तक अधिकारी नहीं पहुंचा। तस्वीरें देखिए कि कैसे ये अभी भी पूरा धंसा हुआ है। हालांकि दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूं, मिट्टी धंस चुकी है और परली साइड में भी कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अधिकारी यहां पर पहुंचे नहीं हैं और ऐसे में यहां पर सुरक्षा भी लाजमी थी। तस्वीर एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि वो जो ट्रक था, वो ट्रक को देखिए, ये ट्रक पूरे का पूरा इस हाईवे के अंदर समा गया था। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि जो यहाँ मिट्टी डलनी चाहिए थी, मिट्टी नहीं डली। और ये देखिए सामने कैसे इसमें एक राखी की लेयर है, मिट्टी के ऊपर राखी, फिर मिट्टी है और फिर राखी है। कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला जो है इस हाईवे के अंदर साफ साफ नज़र आ रहा है। ऐसे में अब जाँच का विषय है कि इस पूरे मामले में क्या जाँच होती है। गनीमत ये रही कि जिस ट्रक के अंदर ड्राइवर और क्लीनर सवार थे, उनको मामूली चोटें आई हैं। जिस प्रकार ट्रक पूरे का पूरा इस हाईवे के अंदर समा गया था, कोई ना कोई बड़ा हादसा और भी हो सकता था। सावन की मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों को कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से राहत दी, तो वहीं राहत की ये बारिश आफत की बारिश में तब्दील होती चली गई। जी हां, तस्वीरें गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों की है, जहां देर शाम लगभग 7 बजे शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार नगर निगम और जीएमडीए जैसे विभागों की पोल खोल के रख दी है। प्रदेश की आर्थिक नगरी, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी जैसे नामों से सुशोभित होने वाला गुरुग्राम, जहां मानसूनी सीजन में अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जरा देखिए, फरीदाबाद में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही और जहां एक तरफ सरकार से कर्मचारियों को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, तो वहीं कर्मचारियों ने दृढ़ता के साथ एकजुट होकर हड़ताल जारी रखी। तो इन कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए और इसके अलावा वो कोई समझौता नहीं करना चाहते, जिसके चलते उन्होंने 2017 बायलॉज की प्रतियों को जलाया। तो इन्होंने सामूहिक रूप से शपथ भी ली कि अगर सरकार ने उन्हें नियमित नहीं किया तो आने वाले विधानसभा चुनावों में अपने परिवार और रिश्तेदारों समेत 10 लाख वोट बैंक रखने वाले 18,000 कर्मचारी सरकार के विरुद्ध वोट करेंगे। सर, जो ये प्रतियां जलाई गई हैं वो कुछ 2 महीने पहले 6th पे जो हमारा था उसको फ्रीज करने के लिए जो उन्होंने ज्ञापन दिया था, वो हमने आज जलाया है। क्योंकि हमें अपने 6th पे इसलिए जलाया क्योंकि हमें रेगुलाइजेशन होना है, अब हमें रेगुलर होना है और उसके लिए बायलॉज हमारे फ्रीज करे थे, जिसकी वो प्रतियां जलाई थी। और आज जो ये हमने शपथ ली है वो इसलिए ली है कि जो हमारे जो 18,000 कर्मचारी हैं वो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में सरकार को तभी पक्का करेंगे तब वो हमें पक्का करें। अगर वो हमें पक्का नहीं करते हैं तो जो हमारे 18,000 कर्मचारी है वो कोई वोट नहीं देगा, उनको पक्का नहीं करेगा। मैं 26 साल से इस NHM के मिशन में काम कर रही हूँ और हम लगातार अपनी मांगों को रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमें एक जैसे वो लॉलीपॉप होता है इस तरीके से बहकाती चली आ रही है, कभी थोड़ा दे दिया, कभी थोड़ा दे दिया। लेकिन जब से हमारी NHM यूनियन बनी है, हमारे सर्विस बायलॉज मिले हैं, तब से हमें ये पता चला कि हमारी कितनी तनख्वाह है, तो हम बताने में भी नहीं चकते। लेकिन उससे पहले हम हिचकते थे क्योंकि 3,500 तनख्वाह बताते थे तो हमें शर्म आती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या एक और नई चाल चली कि इन्होंने हमारे जो सर्विस बायलॉज हैं उनको भी पीछे हटा दिया। तो हम अब ये ज्ञापन देने के बावजूद भी यहाँ बैठे हैं और कहना चाहते हैं कि जो हमारे सर्विस बायलॉज है वो तो लागू रहेंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो एक नियमितीकरण का जो ठप्पा है वो भी लगना चाहिए। और जब तक हम पक्के नहीं होते, हम इस जरी को छोड़ने वालों में से नहीं है। 26 साल से कर रही हूँ, मैं 3,000 से लगी थी। ये बताओ कि मैं सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये तो खाना में जो कच्चे कर्मचारी है ना, इसको बंद कर दे। क्योंकि जो एक सरकारी लग के आती है उसको तो मिलते हैं 70-80 हजार और एक जो कच्ची कर्म लगती है उसको मिलते हैं 7-8 हजार रुपए। तो सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 70,000 और कहाँ 7,000? 7,000 में आप क्या कर सकते हो और 70,000 में क्या हो सकता है? हम अपने बच्चों को सरकार में भी नहीं पढ़ा सकते
और वो VIP स्कूल में पढ़ाते हैं। नुह जिले में अवैध कॉलोनी काटकर लोगों की जीवन भर की कमाई डकारने वाले प्रॉपर्टी डीलर से लेकर अवैध निर्माण करने वाले लोगों पर जिला योजनाकार विभाग की पैनी नजर है। ऐसे लोगों के खिलाफ DTP विभाग लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है और एक के बाद एक हो रही कार्रवाई से अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलरों की नींद जो है वो उड़ी हुई है। देखिए, मैं आपके माध्यम से आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नूंह जिले में जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं या अवैध कंस्ट्रक्शंस है, उसको लगातार जो है डेमोलिशन करने का कार्रवाई जो है वो माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार की जा रही है। और जो आज हमने जो है डेमोलिशन की प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट किया है वो लगभग जो है 40 एकड़ में अनऑथराइज कॉलोनिया में किया है, जिसकी 6 कॉलोनियाँ थी, इसमें गजरपुर, कोराली, सोहना और हिरमतलब। क्या पुलिस फोर्स वगैरह साथ में? देखिए, पुलिस फोर्स सब कुछ हमारे पास मुहैया करवाया गया था और जिसमें हमने DPC, एक प्रॉपर्टी डीलर का रूम, बाकी जो है रोड नेटवर्क, कच्चा रोड नेटवर्क भी था और कुछ WBM रोड्स भी थे, वो सारे हमने डेमोलिशन किए। कार्रवाई के दौरान क्या कोई विरोध? देखिए, ऐसा कोई विरोध देखने को नहीं मिला, लेकिन आपके माध्यम से मैं लगातार आपके चैनल के द्वारा भी आम पब्लिक को ये बताना चाह रहा हूँ कि इन अनऑथराइज कॉलोनीज में कोई भी अपना जो है पैसा ना लगाएं, क्योंकि इनका टूटना जो है वो लाजमी है और मेरी तरफ से लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज के साथ।